हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपने जो वीडियो की भर्ती आई है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और इसमें जो वीडियो भर्ती की में जो क्या इसमें कितने पद हैं, कितनी योग्यता हैं, कितनी सीट्स हैं, इनके बारे में अपने बात करेंगे संपूर्ण। क्योंकि आप बहुत बड़ी एक वैकेंसी है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है ये। क्यों पद बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है? कैसे? जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ये वीडियो का पद है ये। वीडियो और वीडियो में थोड़ा ही फ़र्क है, ठीक है ना? तो वैसे तो प्रशासनिक पोस्ट है, इसमें तो बहुत काफ़ी अंतर है, परंतु ये अगर नाम लें तो ये लगभग गांव, जो ग्राम पंचायत गांव वाले लोग हैं वो वीडियो वीडियो ही कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आजीवन सरपंच बन रहे हो आप, उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी मान सकते हो, क्योंकि सरपंच केवल 5 साल के लिए बनता है, परंतु यहाँ आप आजीवन सरपंच बन रहे हो। तो क्योंकि सरपंच के साथ फिर ना, सरपंच 5 साल के लिए जीतता है, उसके बाद में काम करता है आपके साथ, और वो फिर चेंज होकर के आते हैं। और आप हमेशा सरपंच के साथ ही रहने वाले हो, जब तक नौकरी करोगे तब तक आप सरपंच के साथ ही रहोगे। और ऐसे में अपने क्या सिलेबस होने वाला है, और किसी से मतलब इसमें क्या सिलेबस होने वाला है, कौन सी इसमें डेट, क्या लास्ट डेट है, इसके बारे में संपूर्ण अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, अपने बात करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, आज ही विज्ञप्ति आई है ये। और इसकी कुल पद की बात करें तो कुल पद इसमें है 850 पद है। देखो कुल पद कितने हैं, 850 पद है। तो इस पे आप अच्छे तरीके से ध्यान दे लो। और वही अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं जो सीईटी यानी पात्रता पास है। ऐसे विद्यार्थी जो सीईटी का एग्जाम स्नातक स्तर का, देखो पहली बात तो ये है कि स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीईटी पास कर रखी है, स्नातक सीईटी जो पेपर था वो पास कर रखा है, वो क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है स्नातक स्तर का। और वो ही विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, ठीक है। और दूसरी आगे बात करते हैं, 850 पद है, और इसमें 683 टीएसपी की नॉन टीएसपी है, और 163 जो 167 है वो नॉन टीएसपी। तो ऐसे करके ये टोटल पद हो जाते हैं 850। आगे बात करते हैं। देखो इसमें विशेष निर्देश क्या है इसके, इनके बारे में बात, तो ये डार्क दिए हुए लाइन है ना, इनके बारे में थोड़ा सा अपने ध्यान से देख लेते हैं, बाकी आप अपने स्तर पे देख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो रेड वाली लाइन है वो उनको अच्छे से देख लेंगे। तो ग्रामीण स्तर पर ये जो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इनके द्वारा ये निकाली गई भर्ती है। कंडक्ट जो एग्जाम करेगा वो आरएसएसबी करवाएगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। ये समान पात्रता परीक्षा यानी स्नातक स्तर की जो परीक्षा सीईटी वो पास होनी चाहिए। 2024 की पात्रता बोर्ड द्वारा जो आयोजित करवाई गई थी, ये अपने फरवरी 12 को जारी किया गया था, उसकी ये पास होनी चाहिए, ठीक है ना, सीईटी बेस। ठीक है, आगे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो ये सारे। चलो आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें, हाँ। तो जिलों की प्राथमिकता का क्रम ध्यान से भरें भी। जिले वाइज वैकेंसी निकली हुई है भाई, किस जिले में कितनी है, किस जिले में, ये सारी इसमें डिटेल दे रखी है। आप टेलीग्राम से इसको अपलोड डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में जिले में प्राथमिकता दे करके आपको ये प्राथमिकता फार्म भरते, आवेदन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, जिले में कौन से जिले में आप है उसको प्राथमिकता देना चाहते हो, कौन से जिले को प्राथमिकता देना चाहते हो, उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो रिजल्ट आने के बाद में फिर जिले वाइज आपको कौन से जिले में प्राथमिक रूप से आप उसको चूज करते हो, उसमें पहले, और उसमें अगर पोस्ट नहीं मिली तो फिर सेकंड में कौन से चूज कर रहे हो उसमें, और फिर थर्ड में। ऐसे अगर किसी प्रकार का आपने नहीं चूज किया तो फिर आपके द्वारा जो आयोग है वो अपने आप ही वो चूज करके दे देगा। हो सकता है कि दूर दराज में आपको भेज सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने हिसाब से वो, यानी जिलों की प्राथमिकता वो भी आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया देखो इसमें क्या है कि अ, यहाँ आवेदन प्रक्रिया से संबंधित आपका इसमें कोई नहीं है, इसमें देख लो, आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसमें। मुख्य मुख्य बातों पर अपने ध्यान इसमें केंद्रित करेंगे, ठीक है भी। और ये नवीनतम फोटो होना चाहिए, यानी जो नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो, अपलोड की जानी है। और आवेदकों ऑनलाइन में शारीरिक दृश्य चिन्ह भरना आवेदन, यानी कोई भी अगर आपको बॉडी मार्क है तो वो भरना जरूरी है, ठीक है। तो वो भी आप भर देना। और उसके बाद नवीनतम फोटो है इसका 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे बात करते हैं। फिर है कि आधार कार्ड की कॉपी, ये सब जो इसमें है, सब फार्म भरोगे तब आपको सब कुछ ये भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया ई मित्रा। आप जाइए ई मित्रा पर, जाइए अपना फार्म भरने के लिए। और उसके बाद सब कुछ आपको
वो कर देंगे। आपको तो सिर्फ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए भी, ठीक है भाई कैसी वैकेंसी है और कौन भर सकता है फार्म। हाँ, उसके बाद अपने बात फीस की बात कर लेते हैं। ये लो फीस, किस किस की कितनी है फीस। जैसे मान लो कि ओबीसी है, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा जो क्रीमिलियर है, ठीक है ना, और सामान्य वर्ग, और जो अति पिछड़ा व अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं उनके लिए 600 रुपये है। और बाकी एससी एसटी ओबीसी और जो बाकी सबके लिए क्या है, 400 रुपये है। और दिव्यांगजन है उनके लिए भी क्या है, 400 रुपये है। ठीक है भैया, आगे बात करें। चलो भाई, नेक्स्ट। ये देखो, ये वैकेंसी जिले वाइज दे रखी है इसमें। कुल कितनी रिक्तियां हैं, ये सारे पद जैसे सामान्य है, सामान्य फिर पुरुष महिला ये सब भी इसमें बांट रखा है। तो पुरुषों की स्पेशल तो है नहीं, बाकी सामान्य में दे रखा है। और कुल महिलाओं की अलग दे रखी है इसमें, और विधवा परित्यक्ता इन सब की अलग अलग इसमें पोस्ट दे रखी है, ठीक है। तो आपको प्राथमिकता भरनी है, कौन से जिले में आप प्राथमिक रूप से पहले जाना चाहते हो। अजमेर में जाना चाहते हो, गंगानगर में जाना चाहते हो, तो उसको पहले भरोगे, उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, ऐसे करके उसके बाद में फिर आपको प्रेफरेंस यानी अभी आवेदन करते समय आपको भरवाई जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख करके आप यानी सेलेक्ट हो जाने के बाद में फिर आप कैसे कौन से ज़िले में जाना चाहते हो, तो ये आवेदन के समय आपको आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया। फिर बात करते हैं ये आवेदन से यानी जो जिले वाइज पोस्टिंग है, नॉन टीएसपी और टीएसपी वाले, ये इसमें आ गया। ये आप इस वैकेंसी में आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको, और इसमें देख सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, एक बात ये भी है कि पदों की संख्या परीक्षा परिणाम से पूर्व बढ़ाई भी जा सकती है और कमी करी भी जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। तो आप तो ये मान के चलो कि पद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पद तो बढ़ने वाले ही हैं। क्योंकि पद हमेशा ही क्या है कि जो वैकेंसी होती है पटवारी, हमेशा कोई वैकेंसी है उसमें, तो ये उनके बड़ी संख्या को देख करके पद को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। संख्या आवेदकों की संख्या को देखते हुए पदों को बढ़ाया जा सकता है, कमी की जा सकती है। कमी तो आजकल करते ही नहीं है, बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हो सकता है पद बढ़ जाए, पटवारी के पद भी अब बढ़ने वाले हैं, उसी तरीके से ये भी पद हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, तो आगे बात करें तो इसमें आता है आगे जैसे विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें देख लेना, कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा इसमें दे रखा है, ठीक है। हाँ, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए ना होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार के आरक्षित रिक्तियां प्रवर्ग के पुरुष यानी अगर महिला अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर वो क्या कर दी जाएगी, उनकी सीटें जो है पुरुष वर्ग अभ्यर्थियों को उनसे भरी जाएगी, ठीक है। ये रिक्तियां आरक्षित ठीक है ना, जो रिक्तियां इसमें आरक्षित है वो पुरुष वर्ग से भर दी जाएगी, नहीं कि अगले वर्ष में या नेक्स्ट भर्ती के लिए वो आगे खिसका दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित यानी अंतिम तिथि तक, यानी उनका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि है, उसके बारे में बात करेंगे। उस तिथि से पहले पहले वो ये प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे, उसमें साथ में अपलोड करना होगा उनको, ठीक है। आगे, हाँ भी, अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का प्रावधान है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसमें आगे इसमें शुल्क के अतिरिक्त श्रेणी के लिए किसी दे या रियायत नहीं दी जाएगी। शुल्क के मामले में किसी प्रकार की जो ऊपर कैटेगरी दे रखी है इनके अलावा किसी को दे यानी छूट नहीं होगी। फिर ये कोई ज़्यादा इसमें विशेष बात नहीं है। आगे देखो, इसमें ये भी कोई विशेष बात है, सैनिकों के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती या पूर्व सैनिक इसमें शामिल होंगे, ये भी कोई, आगे चलते हैं अपने, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी उनका कोटा है, और उनसे संबंधित भी ये देखो कौन कौन से इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है या फिर जो राष्ट्रीय खेल है उनमें शामिल होने वाले विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष जो कोटा उसमें शामिल होने के लिए उनके पास क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, उनके लिए भी ये अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत उनको करना होगा, ठीक है भी। आगे चलते हैं फिर,
फिर बात करते हैं दिव्यांगजन के लिए, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है। ये भी आप इसमें, जो कोई अभ्यर्थी है तो वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकता है, और अंतिम तिथि से पूर्व उसको प्रस्तुत करना होगा, और क्योंकि उसमें अपलोड करना होगा साथ में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें और कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं, आपके हिसाब से पढ़ने वाली बात है। और देख लो वेतनमान कितना होगा, वेतनमान लेवल 6 दे होगा, ठीक है ना। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, और उसके बाद में फिर ये लेवल 6 वाला जो पे है वो होगा। आजीवन सरपंच है भी, क्या ज़रूरत है वेतनमान की, तो बहुत है, काफ़ी वेतनमान है। और बाकी गांव पूरी पंचायत का विकास कराना है, तो पूरी पंचायत का विकास कराना है तो आपका पूरा यानी ग्राम पंचायत पर मतलब नाम होगा, और उसमें आप पूरा ग्राम पंचायत का विकास कराओगे, पूरे एक गांव का विकास कराते हो, तो आप एक गांव के जिला कलेक्टर हो, आप एक गांव के जिला कलेक्टर हो, तो इस एक पंचायत के, सॉरी, एक पंचायत के जिला कलेक्टर ही हो आप। तो आगे बात करते हैं, फिर विकास कराना है तो आपके पास में बजट कितना आएगा, उस बजट को आपको इस पंचायत में लगाना है भी, ठीक है। आगे अब योग्यता की बात कर लेते हैं, देखो कौन कौन सी योग्यता है। योग्यता वही है, इसमें अपने बात कर चुके हैं, स्नातक होनी चाहिए। स्नातक का मतलब बीए, बीएससी, ये सब चीज़ें यानी उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके साथ में यानी और दे रखे ना, उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ में जैसे कोपा कर रखी है कंप्यूटर में, तो ये इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डीपीएससी कर रखा है वो भी उसके साथ, या वो हो सकता है वो चलेगा। या फिर उसने क्या है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा कर रखा है, या फिर उसने क्या कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, या पॉलिटेक्निक संस्थान से उसने ये कर रखी है, तो ये भी क्या है उसके लिए हो जाएगा। और ये सब कुछ नहीं है फिर भी आरसीआईटी तो आपने कर रखा होगा, आरसीआईटी जो सबसे बेसिक सर्टिफिकेट होता है वो तो कर रखा होगा कोटा विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। वो आपके पास है, तो ये योग्यता के साथ में ये आप उसमें पात्र हो, ठीक है। अगर फिर भी आपने नहीं कर रखा है इसके साथ में, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप अंतिम वर्ष में यानी शामिल हुए थे। अंतिम वर्ष में मतलब आप स्नातक कर रहे हो, आप स्नातक कर रहे हो और आपने सीईटी पास कर रखी है, स्नातक लास्ट ईयर है आपका, सीईटी पास कर रखी है आपने, और उस टाइम यानी आप लास्ट ईयर में थे तो आपकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, यानी उसमें आप जो लास्ट ईयर का जो प्रमाण पत्र है उससे अंतिम वर्ष की अंक तालिका, ये देखो रेड में लिखा हुआ है, ये अच्छे तरीके से देखो आप। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की जो अंक तालिका है वो आप डिग्री या डिप्लोमा है वो अपलोड करोगे। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की, वो अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की जो अंक तालिका है वो अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, यानी प्रवेश बीए में या लास्ट ईयर में आप, या कोई भी पाठ्यक्रम है जिसमें आपने प्रवेश ले लिया, तो उसकी फीस की रसीद, या फिर यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शब्द पत्र अपलोड भी किया जा सकता है, उससे भी आप यानी इसमें शामिल हो सकते हो। तो ये नहीं है तो भी आप एक अपना जो शब्द पत्र है वो प्रस्तुत करके, और उसमें आप बता सकते हो कि मैं यानी एग्ज़ाम से पूर्व मैं ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे कर दूंगा, ठीक है भी। और बाकी इसमें आप दे रखा है, इसमें ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी घोषित किए, ठीक है अभी, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये जिसने अंतिम वर्ष में अगर शामिल हुआ है और सेकेंड ईयर की मार्कशीट यानी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। फिर भी नहीं है अंतिम वर्ष की और कुछ नहीं है तो भी आप एक शपथ लिख करके और ये अपलोड करवा सकते हो कि मैं एग्ज़ाम डेट से पहले पहले ये पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका ये भी यानी आपका सीईटी क्लियर होना चाहिए बस, बाकी इसमें सीईटी आपने दिलवाया है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मांगी है, ठीक है ना। बाकी अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य से संबंधित ये हो गया, राष्ट्रीयता ये हो जाएगी। और उसके बाद में फिर आवेदकों की आयु, आयु के बारे में देख लो आप। आयु यानी 1/1/26 को 1/1/26 को 18 वर्ष कम से कम और
अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। और छूट भी मिलेगी, छूट मिलेगी तो जैसे मान लो कि इसमें छूट इसमें क्या मिल सकती है, सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और SC ST या OBC या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर इस मामले में महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उसको कितने वर्ष की छूट मिलेगी, 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको क्या है कि इसमें छूट चाहिए वो 5 वर्ष की छूट, यानी सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर मान लो SC ST OBC यार इनकी है तो पुरुष हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर SC ST OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इनमें क्या है 10 वर्ष की छूट मिलेगी इन महिलाओं को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी, इन महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिल सकती है। 40 वर्ष से ऊपर की, देखो 40 वर्ष से अलावा ये छूट है, और बाकी मामले में कुछ नहीं है, 3 ये हो जाएगी। और ये आप इसमें देख सकते हो, बाकी आप इसको अच्छे तरीके से एक एक लाइन पढ़ लेना, ठीक है। मुख्य मुख्य बातों के बारे में अपने बात कर ली और सिलेबस के बारे में अब पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। और विवाह पंजीयन से संबंधित ये हो जाएगी। और ठीक है, राजस्थान का, हाँ इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। परीक्षा का आयोजन, देखो परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को लिखा गया है, तो वो कैलेंडर में भी दे रखा है 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी, ठीक बात है। और ये परीक्षा डेट जो है आगे भी हो सकती है, आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो आगे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है भी इसी दिन फिक्स होगा, जब डेट नज़दीक आ सकती है तो आगे होने के बड़े बड़े चांस बता रहे हैं। और यानी गुप्त सूत्रों के माध्यम से, यानी तो आगे होने के आगे हो सकती है, तो ये ध्यान रखना भी। और परंतु फिर भी आप ये 31 अगस्त को मान के चलना है, ठीक है ना। और बाकी सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी, ये तो चीज़ें आगे अब सभी एग्जाम्स में हो रही है, ठीक है। और प्रवेश पत्र ये हो जाएगा, और अनापत्ति प्रमाण पत्र कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति अयोग्यताएं ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं फिर आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें उस श्रेणी में आवेदन कृपया ध्यान दें, ये चीज़ें भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और बाकी सब इसमें संशोधन की डेट भी आएगी, जैसे लास्ट डेट यानी जैसे विज्ञप्ति पदों हेतु देय नहीं होगा, ये क्या है, वो विज्ञप्ति पदों से विशेष कोई विचार नहीं होगा इसमें। संशोधन जो है ना, संशोधन की डेट भी इसमें आएगी। अगर आपने कोई सूचना गलत भर दी है तो पहले ही आप ध्यान रखो, जो CET पास है, सूचना जो कर रहे हैं जो अभ्यर्थी है, तो वो बहुत ही यानी सीरियस ही इस बात को लें, कैसे नहीं कि हल्के में लेकर ये फार्म भर दें। पहले तो CET में आपने मेहनत की और उसको पास किया, अब ये हल्के में लेकर के फार्म को नहीं सबमिट करवाना है, आपको अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, यानी समझना है, ठीक है ना। और समझ के ये सारी सूचना अच्छे तरीके से जांच करके आगे सबमिट करनी है। और फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्कैन, अपलोड करने दिशा निर्देश, फोटो अपलोड करते समय ये सब चीज़ें हो जाएगी। 1 माह अधिकतम पुरानी नहीं होनी चाहिए, भी ध्यान रखना। फोटो का चेहरा जो है ना, ये 50% जगह यानी घेरना चाहिए, और उसमें फोटो पृष्ठभूमि सफ़ेद हल्के रंग की। मेन बात तो ये है कि बिल्कुल काट छांट नहीं होनी चाहिए, कोई स्कैन वगैरह कुछ या ऐसे अदर कोई, जैसे कोई डार्कनेस है तो उसको गोरा किया हुआ नहीं नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे मतलब नहीं होनी चाहिए, वो एकदम ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ओरिजिनल, किसी प्रकार का कोई संशोधन उसमें नहीं चलेगा, ध्यान रखना भी, ठीक है। एकदम ओरिजिनल फोटो, फोटो का साइज बता रखा है इसमें। और बाकी इसमें किसी प्रकार, ये देखो रेड कलर से दे रखा है, रेड कलर से अच्छे तरीके से पहचान दे रखी है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 या 2 से अधिक फोटो का मिला करके मोर्फ फोटो, या फिर फोटो से फोटो एडिटर ऐप से या छेड़खानी करके ऐसे कोई आप फोटो की जालसाजी इत्यादि करने का प्रयास है नहीं करना है। किसी प्रकार से फोटो से किसी प्रकार के कोई यानी छेड़छाड़ या किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना। फोटो जैसे है ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए बिल्कुल, वही अपलोड इसमें करनी है। हस्ताक्षर अपलोड बिल्कुल एकदम सही तरीके से ध्यान रखना है आपको। और फिर बिना साक्ष्य दस्तावेज की आपत्तियों का ये हो जाएगा। और बाकी इसमें प्रवेश पत्र से संबंधित या ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संशोधन हेतु कोई
ऑफलाइन यानी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको ऑफलाइन से किसी प्रकार का स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु विज्ञप्ति विज्ञप्ति दिनांक 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में स्वयं के नाम या पिता के नाम या जन्म तिथि या लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जन आधार में ही करवाना पड़ेगा, तब जाकर के वो परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात ओटीआर स्क्रीन है उसमें फेज का बटन दबाना होगा, तब जाकर के वो परिवर्तन हो सकती है, बाकी नहीं हो सकता। ठीक है ना। उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे जो ओटीआर के समय दर्ज की है। संशोधन नियमानुसार हो सकता है, संशोधन भी आप करवा सकते हो। ठीक है, ये अच्छे तरीके से संशोधन की प्रक्रिया, आप संशोधन वाला जो काम है वो छोड़ो ही मत ना, तो बिल्कुल एकदम सही से भरो, किसी प्रकार के रिस्क लेने ही नहीं है। जब रिस्क नहीं लेनी तो फिर अपने को संशोधन वाला काम करना ही नहीं है। परीक्षा आयोजन से उपरांत ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये एक बार इसकी डेट निकलेगी, उसके बाद में कोई आवेदन यानी संशोधन परीक्षा होने के बाद में, उससे पहले पहले आप संशोधन थोड़ा बहुत है तो उसे वो करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की दिनांक स्रोत लेख से संबंधित देखो किसी को स्रोत लेख की जरूरत है तो इसमें आप अच्छे तरीके से इसको हिंदू को पढ़ लेना। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में, ठीक है ना, ये सारे तो योग्यता प्रमाण पत्र डिप्लोमा का स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा ऐसे आवेदकों के जो इसमें क्या है कि अंतिम रूप से मान्य या ऐसे कोई तो विश्वविद्यालय जो जहाँ पर ऐसे साइट पर नहीं है, ऐसे विद्यालय से यहाँ से की गई जो प्रमाण पत्र वो नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। और भर्ती है तो अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि देखो आधार पर किया जाएगा। इसमें मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही जारी प्रमाण पत्र है वही माना जाएगा। आवेदन कोई भी अगर मान लो आवेदन कर रहे हो तो मूल्यांकन या किसी प्रकार का आधार जो आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास वगैरह इसमें मांग रहे हैं वो क्या किया जाएगा, अंतिम तिथि की आवेदन करने की अंतिम तिथि है उस तक यानी जारी प्रमाण पत्र आधार पर ये किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ये अभ्यर्थी से इस आशय का एक सप्त पत्र भी दिया जा सकता है जिससे वो अपलोड कर सकता है। और अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता हो तो सूचना गलत पाए जाने पर ऐसी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश क्या दिए हैं कि इसमें या इसमें जैसे ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ लेना, कोई इसमें विशेष बात है नहीं। ठीक है। हाँ, बस नाम परिवर्तन वगैरह सब कुछ चेक करना है इसमें। और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जब मतलब सभी कैटेगरी को, और बाकी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट बेसिक है ये तो आप रखते ही रखते हो। ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे इसमें चलते हैं। आवेदन गलत सूचना से संबंधित गलत अपने को भरनी नहीं है तो फिर ये हो गए नहीं कोई ये दंड प्रावधान ये सब चीज़ें। अब चलते हैं अपने बात करते हैं परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम से संबंधित है। चलो भी पाठ्यक्रम से संबंधित ये बात करते हैं। फिर आता है पाठ्यक्रम। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाठ्यक्रम में अपनी जैसे भाषा ज्ञान सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है। कितने नंबर के आगे बात करेंगे, गणित का पोर्शन भी है और साथ में सामान्य ज्ञान है। इसमें विश्व भूगोल वगैरह सारे देर के इसमें, और भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन ये जो इंडिया का भूगोल है इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन जो टॉपिक है उससे भी अपने को सबसे, और इतिहास राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति के प्रश्न भी इसमें आएंगे। और राजस्थान के संदर्भ में कृषि यानी उसका आर्थिक डाटा जो आर्थिक सर्वे का डाटा है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर है ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का इतिहास इसमें नहीं है। ठीक है ना। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति यही है इसमें। ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्रश्न संख्या कितनी है, 160 प्रश्न आएंगे। अंक कितने होंगे, 200 अंक का होगा। समय कितना होगा, 3 घंटे का समय होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि इस प्लेटफॉर्म पर अपने जो प्लेटफॉर्म पर है अभिनव करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपने क्या कर रही है, सारी क्लासें चल रही है। बाकी 4th ग्रेड की चल रही है, रीट की चल रही है, और वीडियो के जो है ना ये पूरा कोर्स
तो नहीं है, परंतु इसमें क्या करेंगे, अपने जो प्रश्नोत्तर की क्लास है पूरे सिलेबस की लेके आएंगे। हिंदी की क्लास है जो अपने यानी इसमें जो एमसीक्यू की क्लास है वो सारे यानी टॉपिक वाइज लेके आएंगे, और इंग्लिश की क्लास और हिंदी की और मैथ की जो क्लास है वो शुरू हो गई है, और सामान्य ज्ञान है वो भी क्लास है इसकी शुरू है, और इसमें एमसीक्यू सारे एमसीक्यू करवाएंगे, और वो भी सारे क्या करवाएंगे, निशुल्क करवाएंगे। सारे सारे क्या करवा रहे हैं, हमें निशुल्क करवा रहे हैं आपके लिए सेवा का, यानी हमारी पूरी टीम है वो आपकी सेवा में हाजिर है। एमसीक्यू लेकर के पूरा यानी पेपर बनेगा आपका, पूरा पेपर, जब तक पेपर होंगे आपका एग्जाम होगा 31 अगस्त तक, उससे पहले पहले सारा सिलेबस अपने एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक टॉपिक के माध्यम से आपके लिए आपके समक्ष एमसीक्यू आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे भूगोल का प्राकृतिक संसाधन राजस्थान के संदर्भ में ये पूरा 30 नंबर का मैटर है, ये आने वाला है, और इसके साथ ही में कला संस्कृति और इनका भी अलग से यानी आपकी वीडियो की क्लासें आएगी, और बेसिक कंप्यूटर है इसके बारे में भी पूरी अपने एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने ये सारी क्लासें आने वाली हैं, ठीक है। फिर देखो इसमें एक एक बात और करते हैं इसमें, ठीक है ना, कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर थोड़ा सा अपने बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। चलो भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 या 1/3 जो अंक है वो काटे जाएंगे अगर आप गलत उत्तर करते हो तो। भाषा का ज्ञान, हिंदी 30 अंक की है, ठीक है, और 20 अंक की क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम लेवल में जो प्रश्न आते हैं मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू आएंगे, उस बेस्ड पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। और हिंदी में क्या है, संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची और विलोम शब्द शब्द युगम और अर्थभेद वगैरह, ये सारी चीजें हिंदी का इतना पोर्शन है, ये 30 नंबर का होगा। क्या होगा, 30 नंबर आपको एमसीक्यू के माध्यम से सारा संपूर्ण करवाया जाएगा। और इंग्लिश का मैटर है वो भी 20 नंबर का जो है, वो भी इसमें सारे जो सेकेंडरी लेवल का जो इसमें जो वो प्रश्न है वो करवाए जाएंगे। और उसके बाद में फिर 30 नंबर की मैथ है वो क्लास अपनी चल रही है, बीडी सर करवा रहे हैं अपने, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यानी 4th ग्रेड का बैच पूरा किया, पटवार का बैच पूरा किया, और इसी तरह साथ ये वीडियो का जो बैच है ये भी पूरा करने वाले हैं। और इसमें साथ में पटवार का जो बैच है मैथ का, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, इसके साथ में कॉम्बो बैच चलाएंगे। और वो सेम ही चीज़ें हैं इसमें, दशमलव वाली और जो अनुपात समानुपात ये सारी चीज़ें इसमें सर करवा रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान का पोर्शन, सामान्य ज्ञान का पोर्शन देखिए आप, सामान्य ज्ञान का पोर्शन समसामयिक की घटनाएं 10 नंबर की आएगी, करंट पर्सन, ठीक है। और उसमें सामान्य विज्ञान का अगर इसमें बात करें तो इसमें 10 नंबर का मैटर आएगा। और उसके बाद में ये 10 नंबर के कौन कौन से टॉपिक है, ये सैटेलाइट से संबंधित है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या दैनिक दिनचर्या से संबंधित जो है ये पूछे जाएंगे। भूगोल प्राकृतिक संसाधन के बारे में 30% का आएगा, कितने आएंगे, 30 अंक, सॉरी ये 10 अंक का 10 अंक का ये, और ये क्या है 30 अंक का है। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, इनके बारे में बिल्कुल सरल सरल यानी इजी इजी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद में फिर भारत का पर्यावरण और वन्य जीव पारिस्थितिकी की इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थान का भौगोलिक और ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है, वो 30 नंबर का मैटर था वो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो 30 नंबर का। और इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड। और 30 नंबर का देखो आप, राजस्थान के संदर्भ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो मैटर है इसकी आपकी सीरीज चल रही है अभी, ठीक है ना, इसकी सीरीज चल रही है अभी, क्लासेस सारी इसमें कुछ आपको लाइव मिल जाएगी, कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है ना, सारी निःशुल्क मिलेगी। ये 30 नंबर का पूरा यानी जो आपका 30 नंबर का राजस्थान के कृषि संदर्भ यानी आर्थिक समीक्षा, मेरे द्वारा आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, ठीक है, 2024-25 करवाई जा रही है, उसकी आप प्ले लिस्ट देख लेना, ठीक है ना, आर्थिक समीक्षा की। और अब इसके साथ ही अपने क्या करेंगे, वीडियो, वीडियो, और ये कौन सा है टॉपिक है, ये कृषि एवं आर्थिक, कृषि आर्थिक जो डाटा है वो 30 नंबर का ये करवाया जाएगा, बिल्कुल ये सारा का सारा क्या करवाया जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में करवाया जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में करवाया जाएगा। और सारा का सारा क्या है, निःशुल्क है, क्या है, निःशुल्क मिलेगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। फिर राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति ये हो गया, इसमें इतिहास वगैरह हो गया, ये 30 नंबर का आएगा पूरा, ये भी सर
हमारे पाउन सर है वो ये करवा रहे हैं, और आपको सारी चीज़ें इसमें यानी टेस्ट के माध्यम से सूर्य अपने जैसे टॉपिक वाइज है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। और ये वीडियो की भर्ती 31 अगस्त तक अपने को पूरा इसमें सब चीज़ें आपको पर्सन फॉर्म के माध्यम से मिल जाएंगे, टेस्ट मिलेंगे सारे खूब सारे। और आपने जहाँ भी तैयारी कर रखी है की है तो टेस्ट लगा लेना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। टेस्ट लगा लेना, फ़ायदा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना देना है आपको, ठीक है ना। फिर आप टेस्ट लगाओगे तो अच्छे अच्छे आपको पर्सन मिलेंगे, और उसमें से आपको पर्सन पढ़ने की पूरी पूरी संभावना होगी। ठीक है भाई। चलो भाई, ये सारी होगी अपनी। और 5 विकल्प होंगे पेपर में, ABCDE, और पांचवा विकल्प जो है अगर इन चारों में से नहीं भरते तो पांचवा भरना जरूरी होगा। ठीक है। और बाकी इसमें 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 10 मिनट का समय अलग मिलेगा पांचवा गोला भरने के लिए। और बाकी इसमें कोई स्पेशल यानी एग्ज़ाम नहीं दिए आपने, क्योंकि CET आप दे के रहे हो, सब इसमें आपने ध्यान दे लिया है, सब चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं। तो ये थी वीडियो की भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती। और इससे संबंधित सिलेबस में अपने पूरी बात कर ली है। और ये सारी सिलेबस की अपने प्ले लिस्ट के माध्यम से या आप चेक कर लेना अपने इस चैनल के माध्यम से, इसमें प्ले लिस्ट में चेक कर लेना कौन कौन सी यानी क्लासें चल रही है वीडियो के माध्यम से, और कौन सी MCQ फॉर्म में अपने जो क्लासें वो मिल रही है। और बाकी 4th ग्रेड का बैच है वो चल रहा है पूरा पूरा, वो संपूर्ण यानी सिलेबस लगभग यानी संपूर्ण सिलेबस हो चुका है, और उसके रिवीजन में चल रहा है। और रिवीजन में जो क्लासें यानी MCQ फॉर्म में और मैराथन के फॉर्म में आ रही है सारी क्लासें, ठीक है ना। और लाइव क्लासों के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से आपका ये सिलेबस है यानी कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन में चल रहा है। ठीक है। और मैथ का भी है, साइंस का भी पोर्शन है पूरा हो चुका है, और पॉलिटी का, भूगोल का इसमें जो अभी चल रहा है साथ में, और साथ में रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ वीडियो का जो अब अपने निःशुल्क बैच लेके आएंगे बिल्कुल, यानी टॉपिक वाइज जो MCQ बैच है वो आपके लिए इसमें चेक कर लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अब आप एक बार इसको चैनल को यानी इसमें विजिट करिए, और इसमें देखिए क्या क्या इसमें कौन कौन सी क्लासें हमारे काम की है। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास अपनी जियोग्राफी की आने वाली है, उसमें आप शामिल होना नहीं भूलें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।